Hi everyone, how are you all? So we are going to start today only the PYQs of the polity, which is related to political theory, fundamental rights, fundamental duties and DPS base. क्योंकि हमें पता है कि हर एक टॉपिक की वेटेज अकॉर्डिंग टू आवर प्रीलिम्स रहती है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो टॉपिक्स हमारे लास्ट 10 ईयर्स के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट टुडे. आई नो ये सेशन थोड़ा सा लेट चला गया है क्योंकि मैंने इसके लिए करंट अफेयर्स भी आपके लिए कंपाइल कर रही थी, बट देन आई थॉट कि अब मैं इस वीडियो को पब्लिश कर देती हूँ एंड देन विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स इन द इवनिंग. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, पहला क्वेश्चन कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. देखो, दो तरीके से आप अपने PYQs को स्टडी कर सकते हो. या तो आप अपने PYQs के सिर्फ आंसर देख लो, या फिर आप अपना जो आपके ऑप्शंस गलत हैं आप उस पर भी वर्क करो. जैसे पहला क्वेश्चन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. अब देखो, जिसको तो ये पता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, उसको ये तो समझ आ जाएगा कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता तो नहीं होगा. ठीक है. अब लॉ एप्लीकेबल हो, अनबायस्ड ना हो, ये कहता है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. तो ये तो नहीं हो सकता. इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे तो हर इंडिविजुअल को इक्वली देखा जाता है लॉ के पहले, है ना. लेकिन अगर हम लोग नेचुरल जस्टिस की बात करें, नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि लॉ अनबायस्ड होना चाहिए, लॉ सबको फेयरनेस में लेके जाना चाहिए. इसको हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम देखें, ए और बी दोनों में से कन्फ्यूजन थी, लेकिन ए इज़ द मोस्ट एप्ट आंसर अकॉर्डिंग टू द UPSC ऑफिशियल की. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री. अब देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशन जब पढ़ते हैं या हमने 9th 10th में भी पढ़ा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में लिखा था कि डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करता है ना. यही इसका चीफ पर्पस है. नेसेसरी लॉज बनाना इसका चीफ पर्पस नहीं है, और पॉलिटिकल ऑफिस का क्रिएट करना वो भी नहीं है. मतलब चीफ पर्पस मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट. आप खुद सोचो, अगर गवर्नमेंट के ऊपर कोई चीज़ है तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से रूल्स बनाएगी. फिर कोई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगी तो वो वॉयलेशन ऑफ द रूल्स कर सकती है, राइट्स कर सकती है. इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम माना गया है, और उसका पर्पस ये था कि गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करना. देन स्टेट. अब ये स्टेट की डेफिनेशन है, हम IR में पढ़ते हैं, हम लोग बेसिक स्टेट डेफिनेशन में देखते हैं. तो स्टेट का मतलब होता क्या है? स्टेट का मतलब होता है पॉपुलेशन, ठीक है, वहाँ के लोग जो यहाँ पे गिवन है. कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स. कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स होता है एक परमानेंट, एक एरिया होता है, एक बाउंड्रीज होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है. प्लस टेरिटरी. टेरिटरी का मतलब आपको ये भी पता होगा कि कन्फाइंड एरिया, तो ये परमानेंट, देखो डेफिनेट टेरिटरी लिखा है यहाँ पे. प्लस गवर्नमेंट. देखो, अगर गवर्नमेंट होगी तो एक हमें पता होगा कि हमारे ऊपर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो हमारे लिए रूल्स बनाएगी, हमारी रेगुलेशंस क्रिएट करेगी. प्लस सॉवरेनिटी. और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम सॉवरेन हैं, है ना, तो हम स्टेट हैं. हमारे ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हमारे ऊपर. इसीलिए स्टेट में ये 4 चीज़ें होनी ज़रूरी है, जो कि अल्टीमेटली आपके ये फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है. बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, पर बाकी ऑप्शन पे जैसे यहाँ पे लिखा है एक सोसाइटी. व्हाट इज सोसाइटी? यहाँ पे सोसाइटी कभी डिफाइन नहीं करते, क्योंकि कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स का मतलब होता है विच हैव अ सिमिलर बिलीव्स, लाइक कॉमन बिलीव्स, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन एथिकल वैल्यूज़, लैंग्वेजेस, वो सब लोग, है ना. चलिए, Which of the following factor constitutes the best safeguard of the liberty in the liberal democracy? अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो लिबरल डेमोक्रेसी किसको डिफाइन करता है? लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे पहले मतलब क्या है? आपके पास लिबर्टी है ना, यानी कि डेमोक्रेसी क्या? डेमोक्रेसी ज़रूरी है, डेमोक्रेसी अल्टीमेट नहीं है. ज़रूरी क्यों है? ताकि सेपरेशन ऑफ पावर्स हो, लाइक लेजिस्लेटिव अलग हो, लाइक एग्जीक्यूटिव अलग हो, और जुडिशरी अलग हो, है ना. ऐसे स्टेट या यूनियन अलग हो, और सब अपने अपने काम में काम करें. इसको कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी. तो आंसर इसका है सेपरेशन ऑफ पावर्स. ओके. कमिटेड जुडिशरी नहीं होगा लिबरल डेमोक्रेसी में, ऐसा नहीं है. सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब कि टायरनी, एक ही बंदा, एक ही पर्सन, एक ही मनाक, एक ही पार्टी यहाँ पे रूल कर रही है, विच इज़ ऑल्सो नॉट ए डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी कहते हैं कि लोग इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट, और वो लिबरल होनी चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सब लिबर्टी से अपना इंडिपेंडेंटली काम भी करे, पर चेक एंड बैलेंस भी साथ साथ में चलना चाहिए.
देन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, अब अभी मैं पढ़ा के आई थी कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, विच इज़ लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमने ऊपर अभी पढ़ा है कौन सा है, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये 2023 में आया, 2021 में सेम क्वेश्चन आया, 2021 के बाद 2020 में भी सेम क्वेश्चन आएगा। मैं भी आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये कहता है कि जो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस एवरीवन, सो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, और उसको वो रिमूव कर सकता है। रीज़न, क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी एमपीज़ बैठते हैं उनको हम लोग हम उनको इलेक्ट करके लेके आते हैं, तो वो आंसरेबल होते हैं हम लोगों के, यानी हम अपना चेहरा, अपनी प्रॉब्लम्स उन एमपीज़ में देखते हैं। हमने एमपीज़ चूज़ किए, आगे जाके वो हमारी प्रॉब्लम्स का एड्रेस कर लेंगे पार्लियामेंट में। लेटेस्ट एग्जाम्पल इज़ राघव चड्ढा इन द पार्लियामेंट। सो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ही डिसाइड करती है कि कैसे उनको रिमूव करना अगर वो सही काम नहीं करते, ठीक है। वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म। देखो गांधी जी बात करते थे राम राज्य के ऊपर, वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अबॉलिशन की बात नहीं करते थे, वो सीधी बात करते थे इक्वालिटी, मतलब वो कहते थे कि सब में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की वो बात नहीं करते थे। क्लास स्ट्रगल्स की बात मार्क्स करते थे। फाइनल गोल ऑफ स्टेटस सोसाइटी, दोनों ही ये कहते थे कि हमें कोई शासन नहीं चाहिए हमें राज करने के लिए। लाइक एक स्टेटलेस सोसाइटी हो, एक कोई क्लासेस ना बने, जैसे जो मिस्टर गांधी थे, ही प्रमोट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आइडिया। मार्क्स कहते थे कि कम्युनिज्म वेलफेयर होना, सोशलिज्म प्रमोट करना चाहिए। सो दोनों का जो आइडियोलॉजी थी वो यही था कि स्टेटलेस सोसाइटी की ही दोनों बात करते थे। तो आंसर इज़ ए, ठीक है। क्लास स्ट्रगल की मार्क्स बात करते थे, अबॉलिशन प्रॉपर्टी की ही मार्क्स बात करते थे, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की भी मार्क्स बात करते थे। अच्छा, अब 2020 में सेम क्वेश्चन फिर से आ गया। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज़ अ लिमिटेड गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर लॉ बनाता है ऐसा नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो नो। लिमिटेड गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट के पावर्स को कम किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के डेफिनेशन में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द लिबर्टी। लिबर्टी मतलब आज़ादी, है ना। आज़ादी, किससे आज़ादी चाहिए आपको? आपको आज़ादी क्यों चाहिए? ताकि आप अपने आप को डेवलप कर सको। अब यहाँ पे डी ऑप्शन है इसका आंसर। अब देखो पहला ऑप्शन पढ़ो, आप मुझे खुद बताओ, आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी किसी भी ऐसे मोनार्क से या किसी भी ऐसे शासन से या शासक से जो आपके ऊपर राज कर रहा है और आप पे बेइंतहा फालतू के रूल्स बना रहा है? नहीं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कि रुकावट ही नहीं है। हाउ कुड इट बी पॉसिबल? अगर मुझे रुकावट ही नहीं है तो किसी का भी जाके खून कर सकती हूँ। सो रुकावटें होनी बहुत ज़रूरी है। एन अपॉर्चुनिटी टू डू वट एवर वंस लाइक। अब मुझे स्मोकिंग करना पसंद होगा तो वो ये तो नहीं मुझे पसंद है तो वो एक्सेप्टेबल है। तो लिबर्टी शुड बी रिस्ट्रेंट, कुछ होनी चाहिए रिस्ट्रिक्शंस। इसीलिए लिबर्टी का एक्चुअल में मतलब क्या है? तो डेवलप्स वन सेल्फ फुली, खुद को प्रॉपरली डेवलप करना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स अ मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन द लॉ एंड द लिबर्टी। देखो अब ये देखो 2018-19 में क्वेश्चन आया, 2018 में ऑलरेडी लिबर्टी के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया था। कोई लॉज नहीं होंगे, कोई लिबर्टी नहीं होगी। एग्जैक्टली आंसर बी इज द आंसर। अगर लॉज ही नहीं है तो लिबर्टी क्या होगी? लाइक हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए कानून क्या है ना। तो फिर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लिबरल हैं? ज़्यादा लॉज होगी कम लिबर्टी होगी। हाउ इट कुड बी पॉसिबल? जैसे ज़्यादा लॉज बना दिए, जैसे अभी कहा गया है कि जो लेडीज़ हैं उनको भी लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सीट्स दी जाए, एलोकेशन ऑफ परमानेंट सीट्स लाइक 1/3। तो ज़्यादा लॉ बनाए जा रहे हैं ना, तो ज़्यादा लिबर्टी भी गारंटी करना मिल रहा है। इफ़ देर इज़ अ लिबर्टी लॉज हैज़ टू बी मेड बाय द पीपल। हाँ, ये कैसे हो सकता है? 130 करोड़ की आबादी है, लिबर्टी मतलब सारे अपने लिए कानून बनाते तो कॉन्फ्लिक्ट एंड क्योस हो जाएगा सोसाइटी में, तो ये तो नहीं हो सकता। इफ़ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर लॉज बार बार चेंज हो रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी होती है, क्योंकि लॉज आर फ्लेक्सिबल, तो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो रही है ना इंडिया की। स्टार्टअप्स के लिए वुमेन को भी पार्टिसिपेशन दिया जा रहा है, वुमेन को भी फंडिंग दी जा रही है, तो ये तो नहीं आएगा। तो आंसर बी मोस्ट आप देखिए, प्लीज़ रीड द ऑप्शंस केयरफुली। तभी बार बार मैं कहती हूँ कि ऑप्शंस में करेक्ट से ज़्यादा इनकरेक्ट पर ध्यान दो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड द मीन विच ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 2013 में आया, 2018 में आया रूल ऑफ लॉ। देखो रूल ऑफ लॉ कहता है पहला लिमिटेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ। तीसरा पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट।
हाउ कुड इट बी पॉसिबल? नहीं, रूल ऑफ लॉ ये नहीं कहता, लिबर्टी एंड सिविल राइट्स। तो आंसर इज सी। ओके, 1, 2 and 4। वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ द इक्वालिटी इन द सोसाइटी इज़ द एब्सेंस ऑफ। अब हम सोसाइटी में जब इक्वालिटी की, रिजल्ट ऑफ इक्वालिटी, इम्प्लीकेशन मीन्स रिजल्ट सोसाइटी में, इज़ द एब्सेंस ऑफ व्हाट? ठीक है, इक्वालिटी का जो आप क्या होगा? प्रिविलेजेस। प्लीज़ रिमेंबर, रिस्ट्रेंट्स नहीं हो सकता, कंपटीशन नहीं हो सकता, आइडियोलॉजी। देखो, आइडियोलॉजी कभी भी इक्वालिटी को शेप नहीं करती, ठीक है। आइडियोलॉजी लोगों को लेके चलती है ना। अगर उसकी एब्सेंस होगी तो इक्वालिटी सोसाइटी में होगी, इसकी कोई बात नहीं करता। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब देखो, करेक्ट की बात करी गई है। राइट्स आर क्लेम्ड ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, ठीक है। Rights are privileges which are incorporated in the constitution of a state. Rights are claims of citizen against the state. Rights are privileges of few citizen against the many. तो जो इसका आंसर है वो बनता है सी। देखो, आपको अधिकार क्यों दिया गया, आपको फंडामेंटल राइट्स क्यों दिए गए? ताकि आप स्टेट के अगेंस्ट इनको क्लेम कर सको। मेरा अधिकार कोई छीन रहा है और मुझे डाल दिया है जेल में, ठीक है, मेरे से कोई सुनवाई नहीं हुई, मुझसे कुछ पूछा नहीं है। या फिर अच्छा, आजकल एक नया चल रहा है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। उस केस में मेरे पास राइट कौन सा है? विच राइट आई हैव राइट नाउ? राइट टू लिव विद डिग्निटी, है ना, आर्टिकल 21 आ जाता है। तो राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया दिया था मिस्टर गांधी ने, एंड ये था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ताकि ग्रास रूट लेवल पे भी बात की जाए। डेमोक्रेसी सुपीरियस वर्च्यू लाइज इन द फैक्ट दैट इट फॉल्स इनटू एन एक्टिविटी, नाउ इट इज द इंटेलिजेंस एंड द करेक्टर ऑफ द ऑर्डिनरी मैन एंड द वुमेन। नाउ काइंडली गो थ्रू द ईच एंड एवरी टॉपिक। देखो कैसे कह रहा है वो, डायनामिज्म एंड विजन, क्या मतलब? बैंड ऑफ डेडिकेटेड पार्टी वर्कर्स, यार ये तो पार्टी को हेल्प आउट करेंगे। डेमोक्रेसी मतलब कि ये जो डेमोक्रेसी के सबसे सुपीरियर वैल्यू है, सबसे सुपीरियर क्वालिटी है, वो क्या है? कि किसी भी ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन के करेक्टर और इंटेलिजेंस को एनहांस करना, बिकॉज यू हैव अ लिबर्टी। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखो पहले भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा गया था, दोबारा से उसका एडवांटेज पूछा गया। सो व्हाट इज़ द parliamentary form of government means executive and legislature work independently. Clear everyone? ठीक है, यहाँ फिर the executive remains responsible to the legislature. The answer is C. देखो, यही आपने समझना है कि आप दोनों में कंफ्यूज हो गए। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे कहता है एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, येस। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की बात आती है, बट यहाँ पे चेक एंड बैलेंस भी आ रहा है, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एवरीवन? कि अगर कुछ भी गलत होता है तो जो पूरी की पूरी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो ये कहती है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है टू द पीपल। सो द आंसर इज सी, इट्स अ मैकेनिज्म। अब इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी जो था उसमें से मैंने आपको करवा दिया। अब पॉलिटिकल सिस्टम पे बात करते हैं। अब देखो, वी हैव अडॉप्टेड या वी हैव गेट सम मॉडल्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, लाइक ब्रिटिश से लिया, फिर यूएसएसआर से लिया, फिर कुछ हमने यूएस से लिया है, फिर कुछ हमने जापान जर्मनी से, हमने फंडामेंटल्स डिफरेंट लिया है। तो हमने ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटिश मॉडल से लिया है। अगर आपको ये पता हो कि जो ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न नहीं है, ठीक है, इट्स जस्ट थ्रू कन्वेंशंस या मोनार्की थ्रू आता जा रहा है, और वहाँ पे लॉ को चेंज करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। इंडिया में द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड, ऑफ कोर्स दैट्स ट्रू। देन in India, matters related to constitutionality of the amendment of the Act of Parliament are referred to the Constitution bench by the Supreme Court. Yes, it's true. The answer is C. Please go through it. स्पेशल मेजॉरिटी लगती है इंडिया में जब हम भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं, और उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू भी होता है, बिकॉज दैट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट। Which one of the following in Indian polity is an essential feature that indicate that it is a federal in character? Now federal means क्या होता है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। अब वो फेडरल इन करेक्टर है। आंसर इज ए, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफगार्डेड। द रीज़न ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज रीज़न क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स इज देयर इन अ कंट्री, एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फेडरल कहता है कि सब अपना अपना काम करेंगे। तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है वो सेफगार्डेड है, क्योंकि ये कस्टोडियन है, ये कस्टडी करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको मैनेज करके रखता है, उसको ध्यान रखता है उसका। चलिए,
With reference to India, one of the following statement is there is only one citizenship and one domicile. Remember everyone, in a country India, हम अगर हम डिफरेंट स्टेट्स में जाते हैं तो वी हैव अ मल्टीपल डोमिसाइल्स, बट अगर हम कंट्री की बात कर रहे हैं इंडिया की तो वी हैव ओनली वन डोमिसाइल, दैट इज़ वी आर इंडियंस. ठीक है, हम इसी के सिटीजन हैं. अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट. नो, बाय बर्थ तो होता ही है, मिनिमम एज ऑफ 35 होना चाहिए और उसका किसी भी मतलब इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए लोकसभा का, लोअर हाउस का होना चाहिए. फॉरनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड टुडे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. ऐसा नहीं होता, डिप्राइव्ड ऑफ हो सकता है. ठीक है, डिप्राइव्ड ऑफ हो सकता है. ओके एवरीवन, सो द आंसर इज ए. तो क्योंकि स्टेटमेंट सेकंड भी गलत थी, क्योंकि नॉट ओनली बाय बर्थ तो नहीं हो सकता, एंड स्टेटमेंट थर्ड भी गलत थी. In the context of India, one of the following statement is a characteristic appropriate for bureaucracy. जहाँ पे तुम लोग जाना चाह रहे हो, क्यों बनाओगे, क्यों तुम ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हो? To implement the public policies. So the answer is D. Which one of the following is not a feature of the Indian federalism? अब आप समझ रहे हो पैटर्न क्या है. बार बार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, बार बार फेडरलिज्म से क्वेश्चन आ रहे हैं या फेडरल करेक्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं. बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं. ठीक है, और बार बार आपकी डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आ रहे हैं. तो ये तुमने देखना है बच्चा, ये पैटर्न तुम्हें समझ आ रहा है एक बारे में. चलिए, सो इट इज़ नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. आप बताओ कौन सा आंसर इसका हो सकता है. लाइक 22 का आंसर इज डी, बिकॉज एग्रीमेंट नहीं है हमारी कंट्री में. स्टेट और सेंटर के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, इसीलिए इट इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म. नेक्स्ट, देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज. क्यों इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. ओके, चलिए, पता है ना, अभी तो पढ़ा के आई हूँ पीछे. सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन अभी दिखा रही हूँ आपको. सेम क्वेश्चन, हाँ. A mechanism of parliamentary democracy for ensuring the collective responsibility of the government to the people, that is a cabinet form of government. और आगे भी सेम क्वेश्चन ही आ गया. ठीक है, जिसमें वो ये बोलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. तो दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. चलिए, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. सो with reference to the constitution of India, if an area in a state is declared as a scheduled area under the 5th schedule. अब 5th schedule के अंदर क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट लूजेज इज एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरिया और लोकल बॉडी अज्यूम करती है. ऐसा नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट अभी भी वहाँ पे रहती है. लोकल बॉडी कंप्लीटली अज्यूम नहीं कर सकती एडमिनिस्ट्रेशन को. यूनियन गवर्नमेंट कंप्लीट चार्ज नहीं लेती है. गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट लुक आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट स्टेट, ऑफ दैट शेड्यूल्ड एरिया. So the answer of the 24th question is D, neither A nor second. Consider the following subjects sorry everyone under the Constitution of India. अगर हम लिस्ट, यूनियन लिस्ट की बात करूँ, 7th शेड्यूल, लिस्ट 1, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट, कंडीशंस ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस. ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पे स्टेट के हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन की जरूरत से कम की बात नहीं होगी. प्रेजेंटिंग द बिल टू द प्रेसिडेंट फॉर द एसेट. ठीक है, तो बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है. आंसर इज ए. ठीक है, गवर्नर्स ऑफिस के बारे में ऐसी कंडीशन मेंशन ही नहीं है. और ये कौन सा आर्टिकल आता है बच्चे? दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अंडर आर्टिकल 368 सब क्लॉज 2, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन आएगा वो आर्टिकल 368 का ही आ रहा है 2024 में. 2025 में ये क्वेश्चन आया, 2024 में आर्टिकल 368 आ गया था. तो यानी कि 368 आर्टिकल को पढ़ना आपकी एक मैंडेटरी बन गई थी. अगर पढ़ लिया होता तो 25 में आराम से सॉल्व हो सकता था. नाउ वी हैव 3 थिंग्स, एडिशंस, वेरिएशन एंड रिपील. अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इसलिए आई एम रियली सॉरी एवरीवन, ऑप्शन इज़ डी. ओके, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर जो भी आर्टिकल में गिवन है. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लाइक आपको पार्ट्स पता होने चाहिए थे. अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें, वो पार्ट ए में 9A में आती है. अगर हम एमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो वो 18 में आती हैं. अगर हम लोग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो
20 में आती है। सो आंसर इज डी, ऑल पार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब नाउ यू अंडरस्टैंड पार्ट 1 जो आता है वो यूनियन एंड टेरिटरी उसके बारे में आता है। पार्ट 2 आता है सिटीजनशिप के बारे में। पार्ट 3 आता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। पार्ट 4 आता है DPSP के बारे में। लेट मी राइट फॉर यू एवरीवन। पार्ट 2 आता है सिटीजनशिप के बारे में। 3 आता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। 4 आता है DPSP के बारे में। 4A आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। 5 आता है यूनियन के बारे में। 6 आता है आपकी ये स्टेट के बारे में, ठीक है। 7 आपको पता है आपकी लिस्ट आ जाती है, यूनियन सेंटर जो यूनियन कॉन्क्रीट एंड स्टेट लिस्ट आ जाती है। अब 8 आता है आपके यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में, ठीक है। और 9 आता है आपके पंचायत के बारे में। अब 9A आ गया, 9A आ गया म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। 9B आ गया आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है 9B आ गया आपके पास। अब आपके पास 11 आता है जिसमें आप स्टेट रिलेशंस की बात करते हो। 10 आता है आपके शेड्यूल्ड एरियाज़ के बारे में या ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। 12A आता है आपके जो भी सेंट्रल एंड स्टेट के रिलेशंस है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, ट्रेड एंड कमर्स को लेके। ट्रेड एंड कमर्स आपका 13 में आ जाता है। 14 आपका सर्विसेज में आ जाता है। ट्रिब्यूनल्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाउ इन न्यूज़ एवरीवन, ट्रिब्यूनल्स पता होना चाहिए उसका पार्ट कौन सा है। देन इलेक्शंस के लिए 15 आ जाता है। ऑफकोर्स इलेक्शंस आने वाले तो पता होना चाहिए पार्ट कौन सा है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए आपके पास आ जाएगा 17। 18 आ जाएगा आपके पास एमरजेंसी प्रोविजंस के लिए। 19 आ जाएगा मिसलेनियस एंड 20 आ जाएगा आपकी अमेंडमेंट के रिलेटेड। क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स स्टार्ट द 28th क्वेश्चन, दैट इज विच इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखना करेक्ट कौन सा है। आप सोचो इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, मतलब स्टेट टू स्टेट ट्रेड कॉमर्स हो रहा है, तो स्टेट सब्जेक्ट तो नहीं होगा, ऑफकोर्स यूनियन में आएगा, तो ये गलत हो गया। इंटर स्टेट माइग्रेशन हो रहा है, स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन हो रहा है, ये भी नहीं होगा। इंटर स्टेट क्वारंटीन हो रहा है, क्वारंटीन का मतलब है कि आप जब ये भी कोड में भी आया था तो यूनियन सब्जेक्ट है, यस यूनियन उस टाइम पे बना रही थी स्टेट टू स्टेट माइग्रेशन का। कोऑपरेशन टैक्स इज द स्टेट सब्जेक्ट, नो, ठीक है, तो ये नहीं होता, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए ऐसे एलिमिनेट करना होता है। अब 2023 में क्वेश्चन आया 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं, एग्जैक्टली राइट। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं बनाई थी, रिमेंबर दैट। ये पहले ही बन चुकी थी, उस टाइम नहीं बनी थी, तो आंसर इज सी। चलिए नाउ द नेक्स्ट इज 30th क्वेश्चन विच इज अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ज़रूरी है नहीं, सर्टन बिल्स के लिए, सब बिल्स के लिए नहीं होता। पहली स्टेटमेंट गलत होगी। आंसर अभी पढ़ते हैं क्योंकि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ही हैं, तो आप एलिमिनेट कर दो। सो द आंसर इज बी। नाउ द 31st क्वेश्चन, इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज brought under the 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट ऑफ द इट। देखो जी, पहली बात तो जो ट्राइबल पीपल की लैंड है वो नॉन ट्राइबल को नहीं जानी चाहिए, दैट इज़ द बेस्ट ऑफ दिस। तो ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन था जो आया था 2022 में। चलिए 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था बताइए? सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, जब 1976 आया या 77 आया, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? तो आप मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि क्या था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एज बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द फेडरलिज्म। नो, वो बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन ज़्यादा एरियाज करता है, तो पहला आंसर तो नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा, जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज टू एंड प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। सो द आंसर ऑफ 33 क्वेश्चन इज डी, नॉट नीदर ए, नॉट, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू सिटीजन्स की लिबर्टी को नहीं देता है, ठीक है, ओके, एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। चलिए अब हम बात करते हैं 34th क्वेश्चन की, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट्स, ठीक है, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट्स? अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ नो लीगल
इफेक्ट, इसका कोई भी लीगल इम्पैक्ट नहीं होता, बस ये एक तरीके का प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो भी थिंकर्स के आइडियाज उसको रिफ्लेक्ट करता है। चलिए, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय द DPSPs अंडर आर्टिकल 50। रिमेंबर दैट 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, किसके टाइम पे हुआ था? जवाहरलाल नेहरू, है ना, तब हुआ था। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर्स ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड, टू बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। देखो जी, ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल प्रॉपर्टी टू, हाँ तो सीधा बात है, 5th शेड्यूल पढ़ के आए हो अभी। देखो 2019 का क्वेश्चन रिपीट हुआ, 2019 का क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ बच्चे। अभी बता रही हूँ, अभी पढ़ के आए हम शेड्यूल एरियाज़ के बारे में, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, या 5th शेड्यूल आया 2025 में, ठीक है। अभी मैंने ये करवाया, अभी 2 मिनट रुकना बच्चा। चलिए देख लेते हैं, 5th शेड्यूल में इसका आता है, अभी पढ़ के आए हैं पीछे। चलिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी जो 30th क्वेश्चन है क्या बोल रहा है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द वैलिडिटी ऑफ द लॉ प्लेस इन नेचर कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट एंड नो वैलिडिटी कैन बी मेड ऑन इट। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहली बात तो ये सही है। दूसरी बात ये याद रखना, पहले ऐसा कुछ नहीं था, जो कुछ डाली जाते थे इसमें डाली जाते थे। फिर आया केशवानंद भारती केस 1973 में, और इसने कम्प्लीटली सिनेरियो चेंज किया 9th शेड्यूल को, और कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो 9th शेड्यूल में अगर तो राइट्स ब्रीच्ड हो रहे हैं, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वॉयलेट हो रहा है, या लॉ ऐसा बनाया जो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट कर रहा है, तो फिर हम लोग जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? If the President of India exercises power as provided under Article 356 of the Constitution with respect of the particular state, so the answer of this is B. The power of it can be exercisable by the under authority of the Parliament. ठीक है? 356 में एमरजेंसी प्रोविजन में जो पावर होती है लेजिस्लेचर की, वो भी एक्साइजेबल यहाँ पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंदर चल जाती है। विच वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एम्बॉयडेड इन द प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल में क्या चीज़ें एम्बॉयडेड नहीं है? दैट इज इकोनॉमिक लिबर्टी। द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड। मैंने अभी बताया जो माइंड मेकर्स का जो माइंड था वो प्रीएम्बल में डिफाइन था। In India, judicial review implies what does judicial review gives to you? What does it reflects to you? That is the power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of the laws and executive orders. Okay? जो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि which thing of the constitution is the guardian of the constitution, that is the judicial review, क्योंकि यही तो एक हक है ना जिसमें हम लोग जो गलत लॉज है उनको देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस मतलब आफ्टर रिजल्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन, जब प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लग जाए। देखो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसोल्यूट नहीं करती, इट्स नॉट मैंडेटरी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट रिमूवल एंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज नॉट नेसेसरली, नहीं होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट तो इज़ ओके है ना, फर्स्ट तो हमें देख के पता लग रहा है कि भाई है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफकोर्स ज़रूरी है, रेजोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज़ ये भी ज़रूरी है। तो 1 and 3 नॉट नेसेसरली लिखा है, कीवर्ड्स को मार्क कर लिया करो। अब फिर से 5th and 6th शेड्यूल आ गया, 2015 में आया था। ये किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, चलिए पंचायत के लिए कौन सा शेड्यूल होगा बताओ मुझे, और ऑफ द बॉर्डर स्टेट्स बताओ मुझे। चलिए आगे हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 15 में है आपकी, ठीक है, आपके जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 16 में आपके पास इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है। 19 में आपको लिबर्टी के फ्रीडम एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, है ना, फ्रीडम ऑफ यू आर फ्री, आपके पास राइट टू फ्रीडम है। आर्टिकल 21 में आपके पास राइट टू लाइफ एंड विद डिग्निटी है। सो आर्टिकल 21 दैट इज प्रीवियसली ऑल्सो पार्ट ऑफ इट।
देन स्टेटमेंट 1 आता है 46 क्वेश्चन में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर 16 सब क्लॉज 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी लिमिटेड बाय द आर्टिकल 335 फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. दैट इज ट्रू, बट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द आंसर इज सी. Right to privacy is protected. Again the same question is come in 2021, same question in 2024 I think so. It's in 2024. तो देख लो 21 का सॉल्व किया था 24 में हो जाता. आर्टिकल 21 है, 19 फ्रीडम आता है, फिर जो 15 है वो इक्वालिटी की बात करता है, जो 29 है वो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है. चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग. जुडिशियल कस्टडी मीन्स अ कस्टडी ऑफ, अब खुद बताओ जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में, नॉट इन पुलिस स्टेशन. तो ये तो पहले ही गलत हो गया. चलो, ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू इंटेरोगेट द सस्पेक्ट विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कोर्ट, विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. सो द आंसर इज बी. ठीक है, येस यू कैन नॉट इंटेरोगेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट. अच्छा, पेरोल एंड फरलो इज इन न्यूज गाइस, प्लीज रीड इट. ठीक है, सो पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच पर्सन बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज. नो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ हिज ओन राइट. तो यहाँ से स्टेटमेंट 1 गलत हो गई. State governments have their own precedence rules on the payroll. Yes, it's right. So answer is B. A legislature which confers on the executive or the administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following articles of the Constitution. Now please read it very anonymously. Properly इसको read करना. Answer is 14. Answer is under Article 14. Clear all of you? चलिए, what is the position of the right to property in India? ये कौन सा राइट है? लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन. सरकार कहती है किसी के पास भी प्रॉपर्टी ना हो ये ज़रूरी है. पहले ये फंडामेंटल राइट था, फिर इसको चेंज किया गया 301 के अंदर, इसको लीगल राइट बनाया गया कि सबके पास प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है. चलिए, फंडामेंटल राइट्स अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी खुद बताओ. अंडर आर्टिकल 17 आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट्स टू मैरी द वन ऑन चॉइस. अपनी खुद की मर्जी से आप किसी के साथ भी शादी कर सकते हो. ये कौन सा राइट रिफ्लेक्ट करता है? आर्टिकल 21. आर्टिकल जो 25 है वो रिलीजन की फ्रीडम की बात करता है. यू कैन प्रोफेस, प्रीच और अडॉप्ट एनी रिलीजन, वो आर्टिकल 25 कहता है. आर्टिकल 29 कहता है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सिर्फ 21 है जो ये कहता है. अच्छा, RTA एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, टू बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन स्टेट रिक्वायर्ड टू बी कंसर्वेटिव. नो, ऐसा नहीं है. ये तो वैसे करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर भी अगर आपको एलिमिनेशन टेक्निक आता है तो समझा देते. पहले तो ये नहीं है. 90% ऑफ टीचर्स वाला ये भी नहीं होगा, तो 1 और 3 तो निकाल ही दो. देखो एलिमिनेशन हो गया. आंसर इज बी. ओके एवरीवन, आंसर इज बी. राइट टू प्रिवेसी, देखो फिर से राइट टू प्रिवेसी आ गया. 2018 में हुआ, 2000 पता नहीं और भी पीछे था, फिर 2024 में भी आया. अंडर आर्टिकल 14, ओके, ये कौन से राइट टू लाइफ एंड विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू द स्टेटमेंट, ये किस में आता है राइट टू प्रिवेसी? अंडर आर्टिकल 21. दैट्स इट. राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज विच राइट? ठीक है, इट्स अ लीगल राइट. आप मुझे बताओगे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होते हैं, आप मुझे बताओगे नेचुरल राइट्स. नेचुरल राइट्स होते हैं जिसमें मतलब कि जो नेचुरली गिवन है, लाइक ह्यूमन राइट्स होते हैं. ये हमारे अधिकार हैं, ये हमें कोई लॉ नहीं बताएगा कि हमें मिलने चाहिए. सांस लेना मेरा अधिकार है, मुझे कोई छीन ही नहीं सकता. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फसाइज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब मेरे को बताओ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, पहले तो ह्यूमन. ठीक है, उसके बाद बताओ जी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अब अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, अनटचेबिलिटी तो आर्टिकल 14 उसमें 17 में आता, तो ये तो नहीं होगा. माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये भी नहीं होगा. आंसर इज 1 और 4, दैट इज सी. Now we are going to moving with the last topic of this whole video, that is DPSPs and fundamental duties. देखो सबसे पहले देखो separation of judiciary from the state under Article 50. Clear everyone? Then value of preserving the rich heritage, यह fundamental duty है. और ये yes, ये भी हमारी वो exploitation वाले राइट आता है जो भी हम पढ़ के आए हैं, है ना. तो ये आंसर इज ऑल 3. देन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंस्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स विच. अगर कंस्टिट्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वेलफेयर स्टेट नहीं होगा. और वेलफेयर स्टेट की बात करता है DPSP. ठीक है, वेलफेयर स्टेट की बात करता है DPSP. आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट किस में इंश्राइंड है? DPSPs में. विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल पार्ट 4. ना पार्ट 4 क्या है? नॉट लीगली इन्फोर्सेबल. ठीक है,
Influence the making by the state? Yes. So the answer is 2 and 3. Answer is D. The fundamental rights are enforceable by the courts. Other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution reflects the principles and the provisions of the Universal Declaration of the Human Rights? खुद बताओ जी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, खुद बताओ, ये खुद का लॉजिक लगाओ. प्रियम्बल हो सकता है, प्रियम्बल हो सकता है, प्रियम्बल हो सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो सकती हैं और DPSPs हो सकते हैं. सो द आंसर इज D 1, 2 and 3. Which principles among the following are added to the DPSP by the 42nd Constitution? Participation of the workers in the management of industries. ये बाकी सारे बिफोर 42nd अमेंडमेंट दिए गए थे. विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब मेरे को बताना कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये बाकी सारे दिए गए थे. ठीक है बच्चा, ये आपने बताना कि ये और ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिए गए थे. With reference to the Constitution of India, the DPSP's constitutional limitations upon legislative function, executive function, दोनों में होता है कि एक में होता है? पर बताओ, दोनों में, हाँ, नीदर, ठीक है, दोनों में नहीं होता, दोनों में limitations upon नहीं होती. Which of the following statement is true about the fundamental duties of the Indian citizen? A legislative process has been provided to enforce these duties. ठीक है, ऐसा कोई है कि कोई लॉ है कि तुम्हें कचरा नहीं फेंकना, तुम्हें अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखना, ऐसा कोई भी नहीं है. तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है. को रिलेटेड टू द लीगल ड्यूटीज़ मेरे को बताओ, को रिलेटेड टू द लीगल ड्यूटीज़ नहीं, लीगल ये लीगैलिटी नहीं आता, तो आंसर डी आ जाएगा. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़. तो राइट आर को रिलेटेड विद द ड्यूटीज़. टू होल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया कौन सी प्रोविज़न हम बनाते हैं? ठीक है, आंसर इज फंडामेंटल ड्यूटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ये गिवन है, हमारी ड्यूटी है. द आइडियल ऑफ द वेलफेयर स्टेट इन इंडिया इज इंश्राइंड इन द DPSPs. Which of the following statement regarding the DPSPs are state policy, socio-economic policy? Yes, not enforceable law. So the answer is C. Now see, I am making the current affairs notes for all of you. पर इसके लिए आपको मेरी सेकेंड वीडियो देखनी पड़ेगी. So keep revise these 69 PYQs, completing your 5 topics of the polity today. Revise it. Try to attempt the test that are going to be posted on my Telegram channel, that is UPSC with Pallavi. ठीक है, और रात को आपको इसका PDF शेयर हो जाएगा विद द करंट अफेयर नोट्स. ओके बच्चा, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि वो भी सारे PYQs को रिवाइज कर ले. थैंक यू एंड बाय.